हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए कि 2024 में जो आने वाली दिवाली है, आप अपने परिवार के साथ अपनी सरकारी नौकरी के साथ मनाएं। ऐसी मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि 14 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र, एक भी सवाल मिस मत करना। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। पूरी क्लास को आप सुनते चलिएगा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको नोट करते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भागों को लेकर, जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। संविधान का भाग 1, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? इसके अंदर उल्लेख किया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये दोस्तों संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख है। और भाग 2, इसके अंतर्गत दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 के अंदर। इसको भी आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 5 से 11 है इनका। दोस्तों आपको आर्टिकल भी याद रखना है, परीक्षा में कई बार इनके आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 5 से 11 में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम बात करें भाग 3, मौलिक अधिकारों का उल्लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, इसके अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूं। मौलिक अधिकार, इसको एक सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ये दोस्तों भाग 3 को कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी आप नोट कर लें। ये मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से, कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। और ये दोस्तों एकल नागरिकता, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 4। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। और डीपीएसपी दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? 36 से 51, 36 से 51 के बीच में है डीपीएसपी। इसको भी आप नोट करें। उम्मीद करता हूं आपने सारे फैक्ट नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है भाग 4A। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दोस्तों कहां से लिया गया? ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। इसको आप नोट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 5। इसमें क्या है? इसके अंदर दोस्तों संघ सरकार का उल्लेख है। यानी कि दोस्तों ये सबसे बड़ा भाग है हमारा, संविधान का सबसे बड़ा भाग। और दोस्तों कहां से कहां तक है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 51 से आर्टिकल 150 तक इसका उल्लेख किया गया है। कुल दोस्तों 100, कम से कम दोस्तों 100 इसके अंदर अनुच्छेद इसके वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, इन सब का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, यानी कि कौन से भाग में है? भाग नंबर 5। अब दोस्तों बात करते हैं भाग नंबर 6। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का। यहां पर दोस्तों आपका राष्ट्रपति होगा तो यहां पर क्या होगा? राज्यपाल। यहां पर अगर आपका सुप्रीम कोर्ट होगा तो यहां पर क्या होगा? हाई कोर्ट। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 8 को लेकर। यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भाग 8, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 8 में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है भाग 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत का प्रावधान। कौन सा? पंचायत से संबंधित है भाग 9। और दोस्तों भाग 9A, इसको आप ठीक कर लेंगे। भाग 9A, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों नगरीय निकाय, क्या है? नगरीय निकाय का उल्लेख है। और भाग 9B, इसमें क्या है? सहकारी समिति से संबंध है। यानी कि दोस्तों भाग 9 क्या? भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायत से संबंधित है। आपको याद होगा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम है, लागू कब से हुआ? 1993। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भाग 9 में दोस्तों क्या उल्लेख किया गया है? सहकारी समिति। अब दोस्तों बात करते हैं भाग 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो संपत्ति का अधिकार है।
जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है उसका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 12 है। ये तो सबको पता होता है कि संपत्ति का उल्लेख 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। लेकिन आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है संपत्ति संविदा, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 12 में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है भाग नंबर 13। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। भारत में वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता, ये कौन से भाग में है? भाग नंबर 13 में है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यानी कि दोस्तों कौन सा? यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट पीसीएस होगा, इनमें इसका सबका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 14 है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इन सबका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 14। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भाग नंबर 17, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों राजभाषा का उपबंध है। किसका? राजभाषा का उपबंध है भाग नंबर 17 में। और भाग नंबर 18 में क्या है? भाग नंबर 18 में आपातकाल का उल्लेख। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है एसएससी के कि आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग नंबर 18 में। और दोस्तों आपको याद होंगे आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस दोस्तों क्लास को मिस मत कीजिएगा, सारा कंटेंट आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसकी पीडीएफ को लेकर बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। अगला भाग है हमारा भाग नंबर 20। इसका दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में है? भाग नंबर 20। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से बात करेंगे हम महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर। आर्टिकल्स तो दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत आर्टिकल्स हैं, लेकिन परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर बने रहिएगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 19, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का। और दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19A, टीसीएस के द्वारा पूछा गया सवाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19। लेकिन जो बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19A में है। और 19B में दोस्तों क्या है? शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने व सभा करने की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों 19B के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19B। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 19C, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला फैक्ट 19D, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19D। और 19E में क्या है? कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों आप देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। ये दोस्तों कौन सा फ्रीडम है? 19E के अंतर्गत आता है। 19F जो कि दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, अब ये हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये ऐसी चीजें ही परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। आर्टिकल 19 तो सबको पता है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या आता है ये भी आपको पढ़कर जाना है। अब दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल है 19G। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल ध्यान से नोट कर लिए होंगे। क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। ये भी हमारी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको भी आप ध्यान में रखें। और आर्टिकल 21A में क्या है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहीं पर दोस्तों 1 से 2 आर्टिकल जो है वो मैं आपको और नोट करा देता हूं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 17 है और आर्टिकल नंबर 18 है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इनको भी मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप नोट करेंगे, विधि के समक्ष समता का अधिकार या समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 215 में क्या है?
किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, रंग, भेदभाव, रिंग, किसी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म या दोस्तों उसके रंग से के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई? आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल नंबर 17 में दोस्तों क्या है, तो आपको याद होगा, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, इसको भी आप ध्यान में रखें, अनटचेबिलिटी। अगला फैक्ट आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक को लेकर। हमारा अगला टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 और 24 इसके अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम दोनों आर्टिकल को लेकर बात करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 23 याद रखिएगा, बंधवा मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक और बेगारी प्रथा, ये सब आर्टिकल कौन से दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? ये सब बातें आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत आती हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। आर्टिकल नंबर 24 इसके अंतर्गत क्या बोला गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फैक्ट्री में कार्य नहीं करा सकते हो, यानी कि बाल मजदूरी पर रोक। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, यानी कि अगले टॉपिक की ओर। हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है, यहां से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट बना के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल बनते हैं यहां से। आर्टिकल नंबर 44 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और पूरे भारत में दोस्तों कहां पर आर्टिकल 44 लागू है? गोवा के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर दोस्तों आर्टिकल 44 लागू है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 45 ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत बोली गई है। अगला फैक्ट आर्टिकल नंबर 48 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? कृषि व पशुपालन संगठन, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 48 है। आर्टिकल नंबर 48 का इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको ध्यान में रखना है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आर्टिकल अगर 48 पूछा जाए तो दोस्तों कृषि और पशुपालक संगठन। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 48A इसमें किसका उल्लेख है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों का संरक्षण। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको पीडीएफ से संबंधित थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं और दोस्तों उनकी जो पीडीएफ है मैंने आपको दोस्तों टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। लेकिन दोस्तों ये कंटेंट की पीडीएफ है, ये कंटेंट दोस्तों केवल उन बच्चों तक जाना चाहिए जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और सीरियस होकर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस केवल 20 रुपए आपके लिए रखा गया, ओनली 20 रुपीज इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपको कैसे ये पीडीएफ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करता हूं, यहां पर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूं, ये लीजिए। आप इस नंबर पर केवल 20 रुपए पे कर आप गूगल पे, फोन पे कुछ भी चलाते हो, आप केवल 20 रुपए पे कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तुरंत आपको जितनी भी क्लासेस हो रही है कंटेंट वाली सारी पीडीएफ मात्र आपको 20 रुपीज में वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी दिल्ली पुलिस के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये दोस्तों 20 रुपए आपके दोस्तों लाइफ में वहां पर इन्वेस्ट होने वाले हैं जो दोस्तों आपको 100% आपको फायदा देने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों इसको परचेस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप दोस्तों कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट 20 रुपए का पेमेंट कर आप इसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसको पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, जो आने वाली दोस्तों जो कंटेंट होगा उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ दिल्ली पुलिस का, उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी मात्र 20 रुपीज में। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए बात करते हैं अपने अगले कंटेंट की ओर, यानी कि अगले मैटर की ओर। दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 49 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और दोस्तों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि दोस्तों आप ताजमहल हो गया या दोस्तों कोई सी भी राष्ट्रीय वस्तु हो गई उसका, या दोस्तों कोई स्थान हो गया या कोई वस्तु हो गई उसका संरक्षण करना, ये बात दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 49। परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है। आर्टिकल नंबर 50, इसमें किसका उल्लेख है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नोट कर लीजिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50। और आर्टिकल नंबर 51 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51। और आर्टिकल नंबर 51 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसके बारे में अभी हम आगे जानकारी आपको देने वाले हैं, बने रहिएगा। अब वर्तमान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला फैक्ट, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? तो आपको याद रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता, या दोस्तों अगर ऐसे लिखकर आए अभिव्यक्ति, माफ कीजिएगा, धर्म की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसकी? अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में, इसको भी आप लिख लें। आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। और दोस्तों एक सवाल परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। और ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आर्टिकल नंबर 52 दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल नंबर 52। और उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53। और लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति का चुनाव पढ़कर जाइएगा, परीक्षा में छपेगा मतलब छपेगा। आइए बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर। आर्टिकल नंबर 260 में क्या है? तो राष्ट्रपति की शपथ, इसका उल्लेख किसके अंदर है? राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों क्या है? महाभियोग। अब दोस्तों आप बताइएगा, ये जो महाभियोग है ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, इसको आप याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? महाभियोग। आर्टिकल नंबर 72 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। और आर्टिकल नंबर दोस्तों 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 87 में। और दोस्तों आर्टिकल नंबर एक और लिख लीजिएगा यहां पर, आर्टिकल नंबर 71, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला फैक्ट, हमारा अगला सवाल है आर्टिकल नंबर 108, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का अधिकार। नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, कौन सी ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसको कौन बुलाता है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत। अब दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन जो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग में भाग नहीं लेते हैं। ये तीनों दोस्तों मैटर आपको, यानी कि तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को परामर्श दे सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आर्टिकल नंबर 63, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। किसका? भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। और आर्टिकल नंबर 64 में दोस्तों क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नोट करके रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 64 में। आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। यहां से दोस्तों एक दो सवाल छूट गए, वो भी मैं आपको बता देता हूं।
देखते हैं दोस्तों आगे सवाल आता है। हाँ है, आगे सवाल है, यहीं पर डिस्कस करेंगे हम। आर्टिकल नंबर 72 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। आर्टिकल नंबर 76 ये भी दोस्तों मोस्ट रिपीटेड सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये किससे संबंधित होता है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित होता है। और भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। इसका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता, ये जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक कार्य करता है। और वर्तमान में दोस्तों भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये कौन है, भारत के महान्यायवादी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल को लेकर। राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया, उपराष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 154 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 154 में। और आर्टिकल नंबर अगर आपसे 155 पूछ लिया है तो आप क्या बोलेंगे, राज्यपालों का दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे। उनकी दोस्तों नियुक्ति किसने की थी, राष्ट्रपति ने, इसलिए सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल नंबर 155 में क्या है, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया गवर्नर की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 155 में। कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। आर्टिकल नंबर 161 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 161। और आपको बता दें जो राज्यपाल होता है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। और दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 163, इसमें क्या है, राज्यपाल की सलाह देने की लिए मंत्रिपरिषद। ये भी सवाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको तो आप पढ़कर जाएं। आर्टिकल नंबर 165, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया, महाधिवक्ता। दोस्तों वहां क्या था, महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76, यहां पर क्या है, महाधिवक्ता। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा था, राष्ट्रपति के। लेकिन जो महाधिवक्ता होता है वो दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 167, ये सवाल यूपी SSC पैट की परीक्षा में पूछा गया कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 167। ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो ये पॉलिटी की क्लास आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इस क्लास को आप संभाल के रखिएगा। जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले इस क्लास को देख कर जाइएगा, सीधा आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलेंगे एक क्लास से। अगला फैक्ट है 168 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, राज्यों के विधानमंडल का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, राज्यों के विधानमंडल का गठन कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 168। और आर्टिकल नंबर 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषद की संरचना। दोस्तों 168 में क्या है, राज्यों के लिए विधानमंडल का गठन। और 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषद की संरचना। और आर्टिकल नंबर 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों, अब यहां से बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर। आपने दोस्तों ऐसे संविधान संशोधन नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों सारा संविधान संशोधन आज आपको यहीं पर याद हो जाने वाला है, बस सुनते चलिएगा। दोस्तों पहला संविधान संशोधन कब का है, ये पहला संविधान संशोधन है 1951 ईस्वी का। और इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, जो 9वीं अनुसूची है इसको दोस्तों संविधान में जोड़ा गया। कौन सी, जो 9th अनुसूची है, जो दोस्तों किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। जो 9वीं अनुसूची अगर आपसे पूछ ले जाए 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। और दोस्तों 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब का है, 1956 ईस्वी का है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आपसे सवाल पूछा जाता है पुनर्गठन आयोग, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल, कौन से संविधान संशोधन संबंधित है, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये दोस्तों तारीखें भी आप नोट कीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में तारीखें भी पूछी जाती हैं आपसे। अगला फैक्ट 13वां संविधान संशोधन, ये कब का है, 1962 ईस्वी का है। और नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट 21वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, कुल दोस्तों 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। लेकिन फिर होता है 21वां संविधान संशोधन। और दोस्तों जो 15वीं भाषा है सिंधी, कौन सी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा।
21वां संविधान संशोधन कब का है? 1967 ईस्वी का है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और 15वीं भाषा सिंधी को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। इसके बाद होता है 36वां संविधान संशोधन, ये कब का है? ये दोस्तों 1975 ईस्वी का है। महत्वपूर्ण सवाल है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा सिक्किम को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, 42वां संविधान संशोधन 1976। आ जाइए दोस्तों मैदान में, ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको 100% नंबर दिलाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 ईस्वी का है। सबसे पहला सवाल, और दोस्तों हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। और प्रस्तावना में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मात्र एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, माप तौल हो गया, इन सबको दोस्तों समवर्ती सूची में कब डाला गया? इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने सारी जानकारी नोट की होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले सवाल की ओर। 44वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों कब का? ये वर्ष 1978 ईस्वी का है। आपको बता दें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 44 के तहत। याद कीजिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था? आर्टिकल नंबर, संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 12 में है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल, माफ कीजिएगा, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300A है इसका। आर्टिकल 300A है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और संविधान संशोधन कौन सा? 44वां। और दोस्तों कब हुआ था? 1978 को हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला सवाल, 61वां संविधान संशोधन 1988, इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? इसको भी आप देखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1988, इसके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था? मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था। आपसे सवाल पूछा जाता है, जो वोट डालने की उम्र है 21 से 18 वर्ष, कब की गई थी? ये 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कि 69वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 71वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने आपको क्या बताया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन, कब का है? 1992 का है। एक सवाल, और दोस्तों हमारी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को, कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1993 का है। दोस्तों वैसे तो 1992 का इसका अधिनियम है, अगर आपसे इसका अधिनियम पूछ रहा है तो आप बोलेंगे 1992। दोस्तों लागू कब से हुआ? 1993 से लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया। आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों? जो 10वीं अनुसूची थी, जो कि दल बदल से संबंधित थी, और 11वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों सवाल तो आपको सब पढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत जो जानकारियां होती हैं उसमें आप उलझ जाते हैं और आप सवाल गलत कर देते हैं। जैसे कि 73वें संविधान संशोधन से कितने सवाल बन सकते हैं, सुनिएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। लागू कब हुआ था? ये सवाल अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन, इसका अधिनियम कब का है? 1992 का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लागू कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1993 ईस्वी में। इसके अंतर्गत दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था, और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। सवाल के अंदर सवाल,
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, अब दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। ये भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल है कि 74वां संविधान संशोधन ये कब का है? ये दोस्तों ये 1993 का है। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि कब से, इसमें दोस्तों कितने विषय थे? कुल 18 विषय थे। इसको भी आप याद रखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 का को जोड़ा गया। ये देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भाग 9 ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन भाग 9A यानी कि भाग 9 का ये दोस्तों कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कब का? ये वर्ष 2002 का है, 86वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आ जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य, दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप जवाब देना 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में संविधान किए जाने का प्रावधान है। याद रखिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों 89वां संविधान संशोधन ये कब का? ये वर्ष 2003 का है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जो 89वां संविधान संशोधन है वर्ष 2003 का है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। और दोस्तों आपको बता दें 92वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन जो कब का है? वर्ष 2003 का है। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 99वां संविधान संशोधन ये कब का है? वर्ष 2014 का है। कब का? ये वर्ष 2014 का है। 99वां संविधान संशोधन है। ये दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल क्षमा कीजिएगा, एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है, वह दोस्तों 99वां संविधान संशोधन। बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन। ये भी पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, जो कि जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी वर्ष 2016 का है। अब एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जीएसटी पूरे भारत में कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी पूरे भारत देश में जीएसटी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत बनने वाले सवाल सुनिएगा। संविधान संशोधन कौन सा? 101वां संविधान संशोधन कब का है? 2016 का। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है जीएसटी का संविधान, जीएसटी की दोस्तों किसके, जीएसटी जो थी पूरे भारत में कब से कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 है। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर आई थी? विजय केलकर समिति। इसको आप लिख लें कहीं पर, विजय केलकर समिति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये कैसा कर है? ये दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा आर्टिकल है? 246। और जीएसटी काउंसिल, ये दोस्तों जीएसटी काउंसिल, ये दोस्तों वो सवाल है जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 246 है। लेकिन जीएसटी काउंसिल अगर आपसे पूछे तो 279A, ये 246A। ये दोस्तों केवल जीएसटी अगर आपसे पूछे 246A, लेकिन जीएसटी काउंसिल अगर आपसे पूछे 279A। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल 102वां संविधान संशोधन ये कब का है? वर्ष 2018 का है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान, यानी कि ये दोस्तों ओबीसी से संबंधित है। किससे? ओबीसी से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे संबंधित कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन कब का है? 2019 का है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण कौन से संविधान में है? संविधान संशोधन 103वां। अनुच्छेद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 16(6), इन दोनों अनुच्छेद को दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 193वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल, हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 का है। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण यानी कि SC ST से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो दोस्तों आपको पढ़कर जाने हैं अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 आर्टिकल और रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 215 और आर्टिकल नंबर 226 और आर्टिकल नंबर 32। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो परीक्षा में कई बार आते हैं, मुझको अभी याद आए, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 में। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में बोली गई हैं? आर्टिकल नंबर 124 में। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 129 में बोली गई है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन वो रिट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। इतने सवाल तो आपको सुप्रीम कोर्ट से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 214, यानी कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 214 में लिखी हुई हैं। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? 215 में। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 6 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की करता है, मौलिक जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको कमेंट कर सवाल बताने हैं। आपका होमवर्क का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी दोस्तों जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो कितनी होती है? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की आयु दोस्तों होती है 62 वर्ष। आप सुप्रीम कोर्ट के बताइएगा। ये दोस्तों आपके होमवर्क का सवाल है जो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के तौर पर देना है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से कमेंट कीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दिल से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप सिंपली इस नंबर पर केवल 20 रुपीज पे कर सकते हैं। और दोस्तों इसका PDF, इसका ही नहीं बल्कि दोस्तों जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सबका PDF, केवल दोस्तों कंटेंट वाला PDF। और दोस्तों जो आने वाले दोस्तों एग्जाम होंगे उनका दोस्तों जो मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ वो सब क्वेश्चंस की PDF केवल आपको इन 20 रुपीज में यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी दोस्तों PDF मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इस PDF का दोस्तों जो कंटेंट वाली PDF है इसका दोस्तों प्राइस रखने का सिर्फ इतना सा दोस्तों इसका मोटिव है कि दोस्तों इसको वही बच्चा ले जो दोस्तों सच में पढ़ना चाहता है, सच में दोस्तों एग्जाम क्रैक करना चाहता है। फालतू लोग दोस्तों इसके चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं, अब मैं जानता हूँ। अगर दोस्तों आपको इसको परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों कोई जबरदस्ती नहीं है। आप दोस्तों क्लास देखिएगा, यहाँ से नोट्स बनाइएगा, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।